हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू CKY एजुकेशन। आप सभी का स्वागत है CKY एजुकेशन। आप सभी से दोस्तों आग्रह है कि वीडियो को प्लीज़ पूरा वॉच कीजिए, ठीक है। मैं सब्सक्राइब करने को पहले नहीं बोल रहा हूँ। तो जैसा कि हम लोगों ने कल देखा था लूसेंट का सीरीज, जिसमें उद् विकास के बारे में डिस्कस किए थे, तो आज हमारा टॉपिक है बायोलॉजी का जंतु विज्ञान की शाखाएँ। दोस्तों अब ये सीरीज हमेशा लगातार चलेगी जब तक कि लूसेंट का ऑब्जेक्टिव पूरा ख़त्म ना हो जाए, ठीक है। बीच में मैंने छोड़ दिया था, इसलिए सॉरी बोल रहा हूँ। चलिए देखते हैं क्या। तो जंतु वर्ग का वर्गीकरण, तो देखते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, मलेरिया परजीवी तथा अमीबा को किस श्रेणी में रखा गया है। मलेरिया परजीवी तथा अमीबा को किस श्रेणी में रखा गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, देख लीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रोटोजोआ। निम्न में से किसकी आकृति निश्चित नहीं होती है। तो किसकी आकृति निश्चित नहीं होती है, तो ऑप्शन देख लीजिए। इसका आंसर होगा अमीबा। अमीबा की आकृति निश्चित नहीं होती है, क्योंकि इस तरह होता है, फिर ऐसे हो जाता है। इसकी आकृति कभी पतली तो कभी चौड़ी तो कभी कैसी भी हो जाती है, ठीक है। इसलिए इसकी आकृति निश्चित नहीं होती है, अपनी आकृति को चेंज करते रहता है। यदि यही आपसे क्वेश्चन पूछ दे कि चप्पल की आकृति का जंतु कौन सा है, तो इसका आंसर हो जाएगा प्रामीशियम। क्या? पैरामीशियम, ठीक है। अमीबा का प्रचलन अंग कौन सा है। तो अमीबा का प्रचलन अंग कौन सा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो कुटपाद है, ठीक है। हरा प्रोटोजोआ के नाम से किसे जाना जाता है। हरा प्रोटोजोआ के नाम से किसे जाना जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यूग्लिना को, ठीक है। अगला है, पौधों और जंतुओं के बीच की योजक कड़ी के रूप में किसे जाना जाता है। पौधों और जंतुओं के बीच की योजक कड़ी के रूप में किसे जाना जाता है, तो यूग्लिना को जाना जाता है। अगला है, मनुष्य के शरीर में एंट अमीबा के लिए हिस्टोलिका कहाँ पाया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आंत में, ठीक है। पेचिश के लिए उत्तरदायी प्रोटोजोआ कौन सा है। तो पेचिश के लिए उत्तरदायी प्रोटोजोआ कौन सा है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एंट अमीबा, ठीक है। अगला है, मलेरिया बुखार पैदा करने वाला प्रोटोजोआ कौन सा है। मलेरिया बुखार पैदा करने वाला प्रोटोजोआ कौन सा है, तो यह है प्लाज्मोडियम, ठीक है। अगला है, कालाजार उत्पन्न करने वाला प्रोटोजोआ कौन सा है। कालाजार उत्पन्न करने वाला प्रोटोजोआ कौन सा है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लिस्टमैनिया। क्या? लिस्टमैनिया। नेक्स्ट है, इसमें हमने 10 क्वेश्चन में 10 क्वेश्चन सही कर दिए हैं, ठीक है। तो अगला हम 10 क्वेश्चन अब देखते हैं, यानी 11th नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसमें 11th से 20 तक के क्वेश्चन में कितना हम सही कर पाते हैं। निद्रा रोग, आप भी देखिए और समझिए। निद्रा रोग किससे होता है, तो ट्रिप्नोसोमा से। किससे होता है, तो ट्रिप्नोसोमा से। अगला है, मनुष्य की आंत में रहने वाला एक कोषीय अरोगजनक परजीवी प्रोटोजोआ है। मनुष्य की आंत में रहने वाला एक कोशिकीय अरोगजनक परजीवी प्रोटोजोआ है, उसका क्या नाम है, तो उसका नाम है ई कोलाई। इसेरिशिया कोलाई भी इसे बोलते हैं। अमीबा में कूटपाद महत्वपूर्ण होते हैं। अमीबा में कूटपाद महत्वपूर्ण होते हैं किसके लिए, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, भोजन ग्रहण करने तथा प्रजनन के लिए, दोनों के लिए, ठीक है। मच्छर में मलेरिया परजीवी का जीवन चक्र किसने खोजा। मच्छर में मलेरिया परजीवी का जीवन चक्र किसने खोजा, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रोनाल्ड रोन्स ने, ठीक है।
जापान में उपहार स्वरूप भेंट किया जाता है क्या? जापान में उपहार स्वरूप भेंट किया जाता है क्या? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यूप्लेक्टेक्ला। ठीक है, यूप्लेक्टेक्टेला की वीनस की फूलों की डालियाँ कहा जाता है। इसकी सुंदरता के कारण इसका उपयोग सजावट के काम में किया जाता है और ये जापान में लोगों को उपहार के रूप में दिया जाता है। जैसे हमारे यहाँ गुलाब के फूल लोग उपहार में देते हैं, वैसे ही यूप्लेक्टेला को वीनस की फूल की डालियाँ कहा जाता है। इसको लोग गिफ्ट में देते हैं। अगला देख लीजिए, वीनस के फूलों की डालियाँ के नाम से किसे जाना जाता है? तो वहीं हमने अभी जस्ट पीछे पढ़ा, यूप्लेक्टेला। ठीक है, अगला है, स्पंज के शरीर पर पाए जाने वाले छोटे छोटे छिद्र क्या कहलाते हैं? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑस्टिया। क्या? ऑस्टिया। यहीं अगर बड़े बड़े छिद्र कर दे तो यह ऑस्कुलम हो जाएगा। ठीक है, स्पंज के सिरे पर स्थित बड़ा छिद्र क्या कहलाता है? आ ही गया क्वेश्चन, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑस्कुलम। ठीक है, सिलेंट्रेटा संघ को मतलब और किस नाम से जाना जाता है? सिलेंट्रेटा संघ को और किस नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, निडेरिया। क्या? निडेरिया। तो इसके बारे में हम जान लेते हैं कुछ। सिलेंट्रेटा शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम लुकर्ट ने 1847 में किया था। इस संघ में लगभग 95 शौचालय हैं। ये बहुकोशिकीय प्राणी में निम्न स्तर के जंतु हैं। इसमें अधिकांश समुद्र में पाए जाते हैं। इसका नया नाम निडेरिया है। ठीक है, तो अगला है, निम्न में से किसमें रक्त नहीं होता है किंतु श्वसन करता है? निम्न में से किसमें रक्त नहीं होता है बट श्वसन करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, हाइड्रा। हाइड्रा में क्या? रक्त नहीं होता है बट ये क्या करता है? श्वसन करता है, सांस लेता है। ठीक है, ये निडेरिया संघ का जंतु है। अगर आपसे पूछते हैं कि हाइड्रा किस संघ का जंतु है, तो इसका आंसर हो जाएगा निडेरिया यानी सिलेंट्रेटा का जंतु है। इस जलीय जंतु का आकार कुछ मिलीमीटर का होता है तथा इनके अध्ययन के लिए सूक्ष्मदर्शी यंत्र की आवश्यकता पड़ती है। इनमें प्रजनन की क्रिया अलैंगिक जनन से होती है तथा हाइड्रा में शरीर अनेक टुकड़ों में विभक्त हो जाता है, जो प्रत्येक भाग वृद्धि कर नए जीव में यानी मुकुलन विधि। ठीक है, सॉरी, हाँ, मुकुलन विधि बोल सकते हैं, क्योंकि इनका शरीर अलग अलग पार्ट में बढ़ जाता है और उससे एक नया जीव बनता है। अगला देखिए, इसमें भी हमने 10 में 10 क्वेश्चन सही कर दिया। तो अगला देखते हैं। अगला है, कोरल रीफ का निर्माण किसके द्वारा होता है? कोरल रीफ का निर्माण किसके द्वारा होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, सिलेंट्रेटा के द्वारा। हाइड्रा का प्रचलन अंक कौन सा है? हाइड्रा का प्रचलन अंक कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, टंटेकिल्स। ठीक है, नेक्स्ट है, प्रवाल क्या है? तो प्रवाल क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका एक समुद्री जीव है। ठीक है, जेलीफिश के नाम से जाना जाता है। जेलीफिश डैश किसके नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आरिलिया के नाम से। ठीक है, समुद्री एनीमोन के नाम से किसे जाना जाता है? समुद्री एनीमोन के नाम से किसे जाना जाता है? तो ऑप्शन नंबर डी, मैट्रीडियम को। ठीक है, अगला है, पोर्टुगीज मैन ऑफ वार के नाम से किसे जाना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 26 का ए, फाइसेलिया। अमरत्व का गुण किसमें पाया जाता है? तो अमरत्व का गुण किसमें पाया जाता है? तो हाइड्रा में। चिपटे कृमियों
को किस संघ के अंतर्गत रखा जाता है? चिपटे कृमियों को किस संघ के अंतर्गत रखा जाता है? तो प्लेटीहेल्मिन्थ, ठीक है। क्योंकि नेक्स्ट है, फीता कृमि किस संघ का एक महत्वपूर्ण प्राणी है? तो फीता कृमि किस संघ का महत्वपूर्ण प्राणी है? तो इसका आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्लेटीहेल्मिन्थ, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन मानव नेत्र के लिए उपयोगी नहीं है? निम्न में से कौन मानव मात्र के लिए, मानव नेत्र ने गलत पढ़ दिया, मानव मात्र के लिए उपयोगी नहीं है? तो इसमें मधुमक्खी उपयोगी है, क्योंकि हम मधुमक्खी से मध प्राप्त करते हैं। और केचुआ भी उपयोग है, क्योंकि केचुआ हमें मिट्टी को फूला करके उसमें ऑक्सीजन पूर्ति के लिए करता है। और फीता कृमि उपयोगी नहीं है, क्योंकि यह हमें हानिकारक जंतु है। और रेशम कीट, रेशम से हम रेशम की वस्त्र का उपयोग करते हैं। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा फीता कृमि। निम्न में से किसके अधपके मांस खाने से फीता कृमि मनुष्य की आंत में पहुंचते हैं? तो जब सुअर के आप मीट खाएंगे, अगर मीट अच्छे से नहीं पकाएंगे तो क्या होगा? आपके पेट में फीता कृमि चला जाएगा। ठीक है, ठीक है। तो आप लोग प्लीज़ अगर सुअर की मीट खाते होंगे तो अच्छे से बना कर खाइएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ सुअर हो जाएगा। नेक्स्ट है, गोल कृमि या सूत्र कृमि को किस संघ के अंतर्गत रखा जाता है? कुछ लोग हमारे रूम में हैं जो कि सुअर की मीट खाते हैं, तो उन लोगों को थोड़ी हंसी आ रही है, डोंट वरी। गोल कृमि या सूत्र कृमि को किस संघ के अंतर्गत रखा गया है? गोल कृमि या सूत्र कृमि को किस संघ के अंतर्गत रखा गया है? तो 32 का बी क्या हो जाएगा? निमेथेल्मिन्थ। एस्केरिस द्वारा मनुष्य में कौन सा रोग उत्पन्न होते हैं? तो एस्केरिस द्वारा मनुष्य में कौन सा रोग उत्पन्न होते हैं? तो ऑप्शन नंबर बी, एस्केरियासिस, ठीक है। फाइलेरिया नामक रोग उत्पन्न होता है किससे? फाइलेरिया नामक रोग उत्पन्न होता है किससे? तो ये आंसर हो जाएगा आपका इसका ऑप्शन नंबर बी, बुचेरिया बेनक्राफ्टी से। एस्केरिस पाया जाता है किसमें? तो एस्केरिस पाया जाता है, एस्केरिस कहाँ पाया जाता है? तो एस्केरिस पाया जाता है मनुष्य के आंत में, ठीक है। और नेक्स्ट है, फेरिटीमा पोस्थुमा निम्न में से किसका वैज्ञानिक नाम है? तो ऑप्शन नंबर सी, केंचुआ का। केंचुआ में कौन सा वर्णक होता है? तो हीमोसाइनिन होता है, ठीक है। और मनुष्य में हीमोग्लोबिन। नेक्स्ट है, केंचुआ कृषकों का परम मित्र होता है, क्योंकि क्या करता है? जमीन को छिद्र युक्त बनाकर उसमें O2 यानी ऑक्सीजन की मात्रा को बढ़ा देता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। अगला है, केंचुए में कितनी आँख होती हैं? केंचुए में कितनी आँख होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कोई नहीं आँख होता है। केंचुआ किसानों को किस प्रकार लाभ पहुंचाता है? तो भूमि को पोला करके, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। अगला है, और 10 क्वेश्चन देखते हैं, उसके बाद अगले वीडियो में 50 क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, कीटों में कितनी जोड़ी टांगे होती हैं? कीटों में कितनी जोड़ी टांगे होती है? तो 41 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 3 जोड़ी, ठीक है, यानी 6। और आज सेट में आया था कि मकड़ी में कितनी आँखें होती हैं? प्लीज़ नोट डाउन इन कमेंट बॉक्स। कॉकरोच जल में जीवित नहीं रह सकता है। कॉकरोच जल में जीवित नहीं रह सकता है क्योंकि उसका श्वसन अंगज क्या वातक होता है, ठीक है।
निम्न में से कौन सा कीट नहीं है? तो रेशम कीट, मधुमक्खी, घरेलू मक्खी और लेडीबर्ड। तो इसमें जो घरेलू मक्खी है जो भिन 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 करती रहती है, ये क्या है? एक कीट नहीं है। तो ये क्या है? तो नेक्स्ट देखिए, मच्छर में लाल खून का उभर आना किस प्रपोषण के कारण होता है? मच्छर में लाल खून का उभर आना किस प्रपोषण के कारण होता है? तो मनुष्य यानी स्तनधारी से खून पीता है मच्छर। लाह उत्पन्न होती है किससे? तो लाह उत्पन्न होती है कीटों के श्रावण मल पद। क्या होगा इसका आंसर? क्या होगा प्लीज कमेंट कीजिए। तो इसका आंसर होना चाहिए आपको कीटों के शरीर के स्राव से। रेशम का उत्पादन किससे होता है? तो रेशम कीट का उत्पादन किससे होता है? तो रेशम कीट के लार्वा से, ठीक है, सॉरी रेशम कीट के प्यूपा से। क्या? रेशम कीट के प्यूपा से, ठीक है। SSC 2011 में क्वेश्चन पूछा गया था। घरेलू मक्खी का लार्वा कहलाता है, क्या कहलाता है? तो इसका आंसर होना चाहिए आपको मैंगोट, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। बिच्छू का विष कहाँ पर होता है? पैर में होता है, हाथ में होता है, उसके मुंह में होता है या उसके डंक में होता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डंक, ठीक है, सिंपल है। तितली की आंखें रात में क्यों चमकती हैं? क्यों चमकती हैं? तो टेपिटम लूसिडम के कारण, ठीक है। निद्रा रोग फैलती है किससे? तो निद्रा रोग सीसी मक्खी से फैलती है। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। इसमें एक क्वेश्चन एक गलत हो गया हमसे और एक क्वेश्चन और गलत हुआ था। 50 क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन हमसे गलत हो गया, ठीक है। तो प्लीज़ डोंट वरी, आप देखिए, अपने फ्रेंड के पास शेयर कीजिए। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में और 50 क्वेश्चन के साथ, जंतु के वर्गीकरण के टॉपिक के साथ। चलिए, बाय।